वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें तो आई होप आपको क्वेश्चन कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, फिर वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय चलेंगे। अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। हमारी स्टडीज़ में हमने कर लिए थे 7 लेक्चर्स और उसके बाद हमने करना है 8 लेक्चर से। ठीक हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स, 3rd सेमेस्टर BS ज़ूलॉजी। और हम चलते हैं अपनी प्री असेसमेंट की तरफ। ठीक है, इसका टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैं आपको वापस से टॉपिक दिखा देती हूँ। ये देखें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं क्विज। हम टेक क्विज कर लेते हैं। रनर टैगरीना इस डैश विच इज़ सॉलिटरी एंड नॉक्टर्नल इन नेचर। सो ये है एम्फीबियन। ठीक हो गया। उसके बाद हम सेव कर लेते हैं। कार्लस लिनेयस proposed that there are dash broad groups called kingdoms into which whole nature could fit in। हाँ, ये था 2। ठीक है, उसके बाद हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 on November 3, 1944 dash released balloon bombs into the Pacific jet stream। ओके, इसके अंदर हमारे पास है जापान। जापान ने रिलीज़ किए थे। उसके बाद हमने कर दिया सेव, तो हमारे सब करेक्ट हो गया। यस, ठीक है, तो हम इसका एक ही टेक करेंगे। ठीक है, आगे चल लेते हैं। सही है, उसके बाद हम वीडियो देखेंगे अच्छे से। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 8। इस मॉड्यूल के अंदर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि शुरू के अंदर सिर्फ 2 किंगडम्स एग्जिस्ट किया करती थी। इसमें जो पहली किंगडम थी वो प्लांट्स और दूसरी किंगडम एनिमल्स के मुतालिक थी। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि एनिमल हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये अपनी खुराक के लिए डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, जिसमें प्लांट्स शामिल हैं। अब इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके अंदर दोनों किस्म के करैक्टर्स थे, यानी प्लांट्स की तरह के करैक्टर्स भी उनके अंदर शामिल थे और एनिमल्स के अंदर के करैक्टर भी शामिल थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूग्लिना की बात करें, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। लेकिन अगर इनको अंधेरे के अंदर रखा जाए तो ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर अंधेरे के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को ना ही प्लांट के अंदर एडजस्ट किया जा सकता था, ना ही एनिमल्स के अंदर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट करने के लिए अर्नेस्ट हैकल ने 1866 के अंदर एक और किंगडम इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका नाम प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर और या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके साथ इस किस्म के इश्यूज थे, उनको एडजस्ट किया गया। इसके बाद ई कैटन ने 1937 के अंदर एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनका जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं है। इसी तरीके से इसने यूकैरियोट की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई और इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उसके बाद रॉबर्ट वटेकर ने 1967 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई और रॉबर्ट वटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, इसको मार्गुलस और श्वास ने मॉडिफाई किया और ये मॉडिफिकेशन 1988 के अंदर की। मार्गुलस और श्वास ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसने भी 5 ही किंगडम बनाए, लेकिन इसने इन दोनों ने कुछ मॉडिफिकेशन की और इस मॉडिफिकेशन के नतीजे में कुछ नेमिंग के अंदर चेंज आया। इसमें इन्होंने जो बेसिक सेल ऑर्गेनाइजेशन है
या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके साथ साथ जेनेटिक्स को भी जहन में रखा। अब रॉबर्ट विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, इसके अंदर जो पहली किंगडम थी वो मोनेरा थी। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स शामिल हैं। प्रोकैरियोट्स क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया। इसके बाद दूसरी जो किंगडम थी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, ये यूकैरियोटिक है। इसी तरीके से तीसरी जो किंगडम थी फंजाई। फंजाई के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव नेचर के होते हैं। ये अगर इनकी सेल वाल की बात करें तो इनकी जो सेल वाल है उसके अंदर सेलुलोज की बजाय काइटिन मौजूद होती है, जबकि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी होती है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट कैटेगरी थी वो प्लांटी। प्लांटी के अंदर तमाम मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स शामिल किए गए। और इसी तरीके से जो आखिरी किंगडम थी वो एनिमेलिया थी। एनिमेलिया के अंदर तमाम मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स थे और यूकैरियोटिक भी थे उनको शामिल किया गया। 1988 के अंदर मार्गुलिस और शवाज ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। जैसे कि हमने जिक्र किया कि मार्गुलिस और शवाज ने जब ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जेनेटिक बेसिस को भी कंसिडर किया। इन्होंने जो पहला चेंज किया, इन्होंने कहा कि मोनेरा जो किंगडम है, मोनेरा के अंदर हम प्रोकैरियोट्स को रखते हैं। और प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो क्योंकि मोनेरा के अंदर हम प्रोकैरियोट्स को रखते हैं तो इसका नाम मोनेरा की बजाय प्रोकैरियोटा होना चाहिए, तो इन्होंने इसका नाम चेंज किया। इसी तरीके से एक और जो इन्होंने मॉडिफिकेशन की, प्रोटिस्टा किंगडम का नाम चेंज कर इन्होंने प्रोटोटिस्टा किया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है, तो मुझे तो सही समझ आ गई है। ठीक है, सर ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो हम चल लेते हैं आगे। आगे हमारी बारी है रीडिंग की। हम डाउनलोड करते हैं पीपीज और हम चल लेते हैं आगे। ठीक है जनाब, तो पीपीटीज को डाउनलोड कर लिया हमने और हम इसको ओपन कर लेंगे। अभी हो गई हैं ओपन, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलते हैं हम मॉड्यूल 8 की तरफ। सो 5 किंगडम, तो हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो था हमारे पास था प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स, एनिमल्स जो कि होते हैं हेटेरोट्रोफ्स। प्रॉब्लम जो थी इसमें वो थी यूग्लिना की। ठीक है, सॉल्यूशन बाय आइनस हैकर। आइनस हैकर ने इस प्रॉब्लम को क्या दे दिया, सॉल्यूशन क्या दिया 1866 में, और क्या दिया प्रोटिस्टा। ओके, उसके बाद ईच एटन इन 1937 इंट्रोड्यूस द टर्म प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। सही। 5 किंगडम classification was proposed by Robert Whittaker in 1967 and Margulis and Schwartz in 1988. Modified are Robert Whittaker's classification. सही हो गया। They consider genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification. सही हो गया, डन हो गया। अब उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम्स proposed by Robert Whittaker include Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. सही हो गया। अब उसके बाद ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया प्रोकैरियोट्स। ओके देन ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 categories which are prokaryotes and eukaryotes, and prokaryotes are included into kingdom Monera, and we have here eukaryotes, and they are further divided into unicellular and multicellular organisms. Unicellular are included into the Protista, and we have here further division which is multicellular organisms, and multicellular organisms are further divided into with cell wall organisms and without cell wall containing organisms. So without cell wall containing organisms are included into Animalia, and with cell wall containing organisms are included into further divided into 2 groups, which are one of which is do not perform
those organisms do not perform photosynthesis, they are included into fungi, and those organisms which are able to perform photosynthesis, they are included into the kingdom Plantae. So it's done. ओके अब हमारी डन हो गई है रीडिंग। अब हम चल लेते हैं अपनी पोस्ट असेसमेंट की तरफ। तो टेक क्विज कर लेते हैं, एक बार क्विज करना काफ़ी होगा। खैर, मॉलिक्यूल्स एंड श्वार्ट्ज एंड डैश मॉडिफाइड आर विटाकर क्लासिफिकेशन, रॉबर्ट विटाकर क्लासिफिकेशन इन्होंने किस सन में की थी मॉडिफाई? मेरे ख्याल में तो 1988 में। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं सेव। द डैश किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटाकर 5 किंगडम। ठीक है, उसके बाद हम सेव कर दें, दोनों सही हो गए। दैट इज़ रियली अमेजिंग। सो हम रिटेक कर लेते हैं, अगर रिपीट हो रहा हो तो हमें दिमाग में रह जाओ। मॉलिक्यूल्स एंड श्वार्ट्ज इन डैश मॉडिफाइड रॉबर्ट विटाकर क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने लगाया था 1988, तो ये हो गया बिल्कुल ठीक। द डैश किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटाकर इन 1967, तो ये है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ये दोनों हो गए करेक्ट। एक और बार टेक कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया द डैश किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटाकर 1967, ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उसके बाद हमारे पास आ गया मॉलिक्यूल्स एंड श्वार्ट्ज एंड डैश मॉडिफाइड रॉबर्ट विटाकर क्लासिफिकेशन 1988। चलें जी, डन हो गया। अब इसको करते हैं डन। अब हम इस टॉपिक पे लिख देंगे डन। हमारा 8th टॉपिक हो गया है जनाब डन। चलो अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है 9th टॉपिक। ठीक है, हिस्ट्री और टैक्सोनॉमी इसका टाइटल है। अब हम ये असेसमेंट कर लेते हैं, इसको एक ही बार करेंगे हम। ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ऑन November 3rd 1944 डैश रिलीज बलून बॉम्ब्स इनटू द पैसिफिक जेट स्ट्रीम, तो ये है जापान। तो हम इसका आंसर लगा देते हैं, और अब इसको आंसर को कौन सा सेव कर लेते हैं। उसके बाद बताना टेक्रीना इज़ अ डैश विच इज़ सोलिटरी एंड नॉकटर्नल इन नेचर, तो ये है एम्फीबियन। फ्रॉग से ताल्लुक़ रखता है, तो ये है एम्फीबियन। ठीक है, द डैश किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटाकर इन 1967, तो ये है 5। ओके, तीनों के तीनों हमारे हो गए हैं सही। अब हम कर देते हैं इसको क्रॉस। ठीक है, उसके बाद हमारी वीडियो है, तो इसे सुनते आ जाएं। प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 9 हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर हम टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री की बात करें तो ये इतनी ही पुरानी है जितनी कि लैंग्वेज स्किल ऑफ मैनकाइंड है। टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी को अगर हम डिफाइन करें तो जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस ब्रांच के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। इसमें तमाम किस्म के ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब अगर हम नेटिव जो पीपल हैं उनकी बात करें, या जो नेटिव ट्राइब्स की बात करें, तो नेटिव ट्राइब्स यूज टू कॉल स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यानी जो ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उसकी बेस के ऊपर वो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जबकि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये एक न्यू फिनोमेना है, ये एक नया आइडिया है। अब अगर हम मुख्तलिफ जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करें तो उसमें जो सिम्पसन है इसने 1961 के अंदर प्रोवाइडेड ए वैल्यूएबल सर्वे ऑफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। ये एक ऐसा टैक्सोनॉमिस्ट था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पैलेंटोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। पैलेंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये फोसल्स के एक्सपर्ट हैं, ये फोसल्स की स्टडी करते हैं और ऐसे एनिमल्स जो कि पुराने ज़माने के अंदर मौजूद थे फिर ये किसी तरीके से महफूज हो जाते हैं, ये उन एनिमल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। तो
ये 20th सेंचुरी का जो पैलेंटोलॉजिस्ट है, ये एक मशहूर पैलेंटोलॉजिस्ट है और इन्होंने जो फोसल टेक्सोनोमिक स्टडीज थी वो बहुत ज़्यादा की और उसके ऊपर सर्वेस कंडक्ट किए और इसने अपने व्यूज पेश किए। ही पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ फोसल एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, यानी इसने जो ज़्यादा काम किया इसके अंदर इसने जो टेक्सोनॉमी थी मुख्तलिफ फोसल्स की उनको डिस्क्राइब किया, उनके सर्वेस कंडक्ट किए और ख़ास तौर पर ऐसे एनिमल्स, ऐसे फोसल जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर हम स्मिथ की बात करें तो स्मिथ भी एक टेक्सोनोमिस्ट था और ये ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर काम करता था। इसने अपना काम 1849 के अंदर स्टार्ट किया और 1851 से 1870 के दरमियान में इसने खास तौर पर जो इंसेक्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, उनके ऊपर अपनी स्टडीज कंप्लीट की और 20 इयर्स के दौरान 28 इयर्स की जो इनकी स्टडी थी, इस पीरियड के दौरान इन्होंने तकरीबन 25 जेनरा डिस्क्राइब किए, तकरीबन 702 फिशेस इन्होंने डिस्क्राइब की। इसी तरीके से अगर हम मिटलर की बात करें तो ये एक ऑस्ट्रियन एंटोमोलॉजिस्ट है। एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। इन्होंने क्या किया, ही वर्क ऑन हिस्ट्री ऑफ हायर टेक्सोनॉमी एंड ऑल्सो ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। इनका जो ज्यादा काम है वो इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर है। तो इन्होंने अपना जो ज्यादा फोकस रखा वो इंसेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, इंसेक्ट्स की नई स्पीशीज दरियाफ्त करने में गुजारा। इसी तरीके से अगर हम मायर की बात करें तो मायर ने 1982 के अंदर डिटेल्स प्रोवाइड की हिस्ट्री के डिफरेंट पीरियड्स की। इसने क्या किया, इसने बेसिकली जितनी भी टेक्सोनोमिक हिस्ट्री है उसको मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया। अब इसने जो टेक्सोनोमी का जितना भी पीरियड था उसको 4 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया। उसको इसने पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 और पीरियड 4 का नाम दिया। तो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि ये जो मुख्तलिफ पीरियड्स थे इनके अंदर मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या थी और क्या क्या मेजर काम हुए। ओके फ्रेंड्स, हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है और हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। तो हम वीडियो की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे इसको। मॉड्यूल 9 को रीड कर लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी इसका टॉपिक है। टेक्सोनॉमी इज एज ओल्ड एज द लैंग्वेज स्किल ऑफ मैनकाइंड। टेक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। Taxonomy identifies and enumerates the components of biological diversity. सही। Native tribes used to call the species on the basis of their morphological characters. Development of scientific theory of classification are remarkably recent phenomena. Simpson in 1961 gives a valuable survey of history of taxonomy. Simpson was the most influential paleontologist of the 20th century. He published extensively on the taxonomy of fossil and extinct mammals. Frederick Smith worked in the zoology department of British Museum from 1849. He published from 1851 to 1870 on ant taxonomy. During the 28 years of his activity, he described 25 genera, 702 species and subspecies of witch hair. Okay, of wick hair. Okay. इसके बाद Thomas E. Mittler
Zahi Mayer in 1982 provided details of various periods of history of taxonomy. His work contributed to the conceptual revolution that led to modern evolutionary synthesis of taxonomy and systematics. आई होप आप लोग को समझ आया होगा. इसमें सिर्फ एक ही डायग्राम थी जो कि ये है. इसमें है हायरार्की दी हुई है. हाउ एनिमल्स आर क्लासिफाइड. डोमेन्स, किंगडम्स, फाइला, क्लासेस. ये प्लूरल्स हैं और ये और सिंगुलर्स. डोमेन्स, डोमेन, किंगडम्स, किंगडम, फाइला, फाइलम, क्लास, क्लासेस, ऑर्डर, ऑर्डर्स, फैमिली, फैमिलीज, जीनस, जेनरा और स्पीशीज, स्पीशीज. ठीक है. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. मेरे तो अच्छे से दिमाग में घुस गया. चलो जी नेक्स्ट चल देते हैं. अब हम लोग पोस्ट असेसमेंट कर लेंगे इसकी टॉपिक नंबर 9 की. तो कर लेते हैं इसको. द मेयर डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी इनटू डैश पीरियड्स. इसमें 4 पीरियड्स में. ठीक है. करेक्ट 4 पीरियड्स में. ठीक है. रीटेक कर लेते हैं इसको. पॉलिटिकल द मेयर डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी इनटू 4 पीरियड से रिपीट होता जाएगा तो सही है. इसको रीटेक करने का फायदा नहीं, ये रिपीट हो जाएगा. सही है. तो हमारा ये टॉपिक भी 9 टॉपिक भी डन हो गया. सही है. और अब हम चले थे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है टॉपिक नंबर 10 हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी 2. ठीक है. प्री असेसमेंट ले लेते हैं इसकी. मार्केट से शवार्ट्स इन डैश मॉडिफाइड आर रॉबर्ट वेटाको क्लासिफिकेशन. ये मुझे याद है. ये है 1988. ठीक हो गया. और उसके अलावा द डैश किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट वेटाको इन 1967. ये है 5 किंगडम. आगे चलते हैं. द डैश इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट टुडे हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट एवोल्यूशन. डन हो गया. तो हम इसको करते हैं क्रॉस और हम चलते हैं आगे. वीडियो लेते करते हैं. अच्छे से वीडियो को सुन लेते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 10 हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी. हमने ये कहा कि जो मायर था इसने जो टैक्सोनॉमी का पीरियड था उसको मुख्तलिफ अद्वार के अंदर मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया. और जो इसने पीरियड डिस्क्राइब किए उसके अंदर फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड था. अब अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड के अंदर सेवरल अर्ली ग्रीक स्कॉलर्स और ख़ास तौर पर हिपोक्रेट इसने क्या किया. इसने मुख्तलिफ जो एनिमल्स थे उनके नाम दिए लेकिन इसने उनको क्लासीफाई नहीं किया. इसने सिर्फ नाम दिया बट ही फेल्ड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म. इसी पहले दौर के अंदर अरिस्टोटल जिसको फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है इसने कुछ ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवाए. इसने बर्ड्स के बारे में आइडिया दिया, बर्ड्स को डिस्क्राइब किया. इसने फिशेस को डिस्क्राइब किया. इसने वेल्स को डिस्क्राइब किया. इसी तरीके से इंसेक्ट्स के बारे में इसने काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की. अगर हम अरिस्टोटल की बात करें तो अरिस्टोटल ने इंसेक्ट्स के ऊपर काफी बात की और इंसेक्ट्स को डिस्क्राइब किया. ये पहला साइंटिस्ट था जिसने इंसेक्ट्स के लिए कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा का नाम इस्तेमाल किया. कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा ये इंसेक्ट के ऑर्डर्स हैं. तो ये जो ऑर्डर्स हैं इनके लिए जो पहली दफा नाम इस्तेमाल हुआ वो अरिस्टोटल ने प्रपोज किया. इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स हैं इनको मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर अरिस्टोटल ने डिवाइड किया जैसे मैंडिबुलेट या हस्टिलेट. ये जो क्लासिफिकेशन थी ये भी अरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस करवाई. उसके बाद ही एस्टैब्लिश्ड न्यूमरस कलेक्टिव कैटेगरीज जेनरा यूजिंग डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल इसने एनिमल्स को ब्लड की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस के ऊपर क्लासिफाई किया यानी ब्लडेड एनिमल्स एंड ब्लडलेस एनिमल्स. इसी तरीके से इन्होंने एनिमल्स को
2 फुटेड या 4 फुटेड की बेस के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। इसी तरीके से अरिस्टोटल मेड फर्दर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। ये जो मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, इसमें इसने एनिमल्स को शेल की प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस के ऊपर डिवाइड किया। एनिमल्स विद शेल, एनिमल्स विदाउट शेल। इसी तरीके से एनिमल्स विद हेयर्स, एनिमल्स विद फेदर्स। इसी तरीके से एनिमल्स विद विंग या एनिमल्स विदाउट विंग या विंगलेस एनिमल्स। तो ये जो सारी डिवीजन थी, ये अरिस्टोटल ने प्रोवाइड की। सो फ्रेंड्स, हमारी जो है वो वीडियो खत्म हो गई है, तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हमारी रीडिंग यहाँ पर आ गई है, तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। हमारे लेक्चर हो गया है डाउनलोड, सॉरी हमारी 50 डाउनलोड हो गई, तो हम चलते हैं यहाँ और पढ़ते हैं मॉड्यूल 10 विच इज़ हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी मेयर डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू 4 पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। ठीक है। फर्स्ट पीरियड इज द स्टडी ऑफ लोकल fauna. Several early Greek scholars, notably Hippocrates, enumerated the types of animals, but he did not classify. ठीक है। ओके, उसके बाद फर्स्ट पीरियड में ही स्टडी ऑफ फ्लोरा, स्टडी ऑफ लोकल fauna, इसी के अंदर बात हो रही है। एरिस्टोटल, नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रेफर टू द मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, व्हेल्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है। उसके बाद एरिस्टोटल ऑल्सो मेड डिस्टिंक्शन इन इंसेक्ट्स। ही फर्स्ट यूज द फॉलोइंग टर्म्स, कोलियोप्टेरा एंड डायप्टेरा। ठीक है। इंसेक्ट को 2 कैटेगरीज में भी डिवाइड किया, जिसमें मैंडिबुलेट और होस्टिलेट। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, इसके अंदर अब और भी है। ही एस्टैब्लिश्ड न्यूमरस कलेक्टिव कैटेगरीज और जनरल यूजिंग डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सही होगा। ब्लडेड और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से थे? ब्लडेड और या फिर ब्लडलेस, 2 फुटेड और 4 फुटेड। सही। उसके बाद हमारे पास आ गया एरिस्टोटल मेड फर्दर कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। हिज थिंकिंग डोमिनेटेड फॉर नेक्स्ट 2000 years. After his death, no system of classification were recognized. Animals which were classified into on the basis of with shell, without shell, hairy, feathered, wing, wingless. सही हो गया। मुझे तो अच्छा समझ आ गया। आई होप आप लोगों को भी समझ आई होगी। सो हमारा 10th टॉपिक भी हो गया है, तो हम इसको डन लिख लेते हैं। ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं डन। चलिए जी फ्रेंड्स, अब की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला खैर करेगा, तुम्हारी तैयारी, हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। फर्स्ट क्विज़ से पहले मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ और आपको फ़ायदा हो जाए और मुझे भी फ़ायदा हो जाए इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।